होगी स्टार्ट। ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है। और अभी घर से बाहर निकलना भी ठीक नहीं है, तो घर पे बैठो और बढ़िया वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो। अब जो हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया था, उसके आगे का मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो कल की क्लास में, इससे पहले की क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पुष्प होता है, पुष्प के चक्र को 2 भागों में बांटा था, एक तो सहायक चक्र और एक जनन चक्र। तो सहायक चक्र में सबसे पहले परागकोश था। तो आज हमें जो पुंकेसर वाला भाग था, उस पुंकेसर वाले भाग को डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है। तो पुंकेसर वाले भाग में आप लोगों को कौन सा भाग बताया था मैंने? आप लोगों को बताया था मैंने कि ये इस प्रकार से जो संरचना है, ये पुंकेसर की है, या फिर पुंकेसर ऐसा भी होता है, अलग अलग संरचना होती है पुंकेसर की। तो हमारे पास ये 2 प्रकार की संरचना है और दोनों ही काम आएगी अभी हमारे। ठीक है। इसलिए 2 प्रकार की संरचना है। तो पुंकेसर है ये वाला भाग, और ये पुंकेसर के जो ऊपर पर्ण समान संरचना पाई जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? पराग कोश कहते हैं। ठीक है। तो हमें आज क्या पढ़ना है? ये पराग कोश ही पढ़ना है। तो पहला हेडिंग क्या बन गया हमारे पास? पराग कोश। ठीक है। अब यहाँ पर पराग कोश के बारे में मैंने इससे पहले वाली लेसन में बताया था। ठीक है। तो यहाँ मैं लिखा नहीं रहा, आप लोगों के पास लिखा हुआ वैसे भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार और समझा देता हूँ पराग कोश क्या है। ठीक है। जो पुंकेसर होता है, ये वाली ये जो संरचना है, ये पुंकेसर की है। जो पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर के शीर्ष भाग पर एक पाण समान, ये पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है आप लोगों को। ठीक है ना? तो पाण समान संरचना पाई जाती है। इस पाण समान संरचना को हम क्या बोलते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या बोलेंगे? इस पाण समान संरचना को परागकोश कहते हैं। अब देखो, परागकोश 2 कोष्ठों में विभाजित होते हैं। ये परागकोश, एक तो ये वाला कोष्ठ है और एक ये वाला कोष्ठ है। 2 कोष्ठों में क्या होते हैं? ये बटे हुए होते हैं। ठीक है। और जो ये दोनों कोष्ठ होते हैं, ये वाला कोष्ठ और ये वाला कोष्ठ, 2 कोष्ठ है। ये दोनों कोष्ठ इस संयोजी उत्तक से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? संयोजी उत्तक से ये जुड़े हुए होते हैं। तो जिस भाग से ये जुड़े हैं, इस भाग को ही हम क्या बोलते थे? योजी कहते हैं। और ये योजी यहां से यहां तक वाला भाग योजी का होता है। ठीक है। और फिर लंबे भाग को हम बोलते हैं पुतंतु। आगे बात समझ में? यहां तक हमने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो पढ़ना है हमें। अब देखो, अब आप लोग देखो, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये पुंकेसर है, इसको यहां बना देता हूं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है। अब इसको इस प्रकार से काटा। इस प्रकार से काटने का मतलब क्या है? अनुप्रस्थ काट काटी। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी पहले अनुप्रस्थ काट की। क्या थी डेफिनेशन? याद है किसी को? जब किसी भी अक्ष को उसके 90 डिग्री से काटा जाए। मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे ये है भाग और इसको हम कैसे काटें? इस प्रकार से काटें। दिखाई दे रहा है? तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो अब हमें क्या करना है? इसका अनुप्रस्थ काट काटना है। ठीक है। जैसे ही हम इसका अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो हमें ये संरचना कुछ ऐसी दिखाई देगी। कुछ संरचना हमें ऐसी दिखाई देगी, या मैं यही बता देता हूं आप लोगों को। जैसे हम इसको यहां काट लें तो ये भाग एक तो ये दिखाई देगा और एक भाग हमें ये दिखाई देगा। ऐसी संरचना हमें दिखाई देगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अगर मैं, जैसे अभी ये पेन है और मैं इस पेन को अनुप्रस्थ काट काट दूं, ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट काटने पर इस प्रकार से मैं ये गोल दिखाऊं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? आप लोगों को दिख रहा है? ये डायग्राम बड़ा करना।
और बड़ा करो। अब देखो आप लोगों को इसमें 4 दाने दिखाई दे रहे होंगे, ये रेड रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। ये 4 दाने तो किसके हैं? जब परागकोश द्विकोष्ठकीय हो, ऐसे 2 कोष्ठ होंगे तो 4 दाने दिखाई देंगे, ये इस प्रकार से बन जाएगा ये। अब इसका और बड़ा वाला डायग्राम दिखा देंगे आप लोगों को। तो एक भाग तो ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा। कब बनेंगे 4 दाने? ये जो 1 2 3 4, ये जो रेड कलर के आप लोग 4 दाने देख रहे हो, ये 4 दाने कब बनेंगे? ये 4 भाग कब बनेंगे? जब परागकोश कैसा हो? इस प्रकार से द्विकोष्ठकीय हो। लेकिन अब सपोज करो कि ये द्विकोष्ठकीय नहीं है, तो कितने भाग बनेंगे? केवल 2 भाग बनेंगे। और इन भागों को क्या बोलते हैं हम? इन भागों को बोलते हैं हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इन भागों को क्या बोलते हैं हम? लघु बीजाणु धानी। तो कहने का मतलब क्या हो गया? यदि परागकोश एक कोष्ठकीय है, यदि परागकोश कितना है? एक कोष्ठकीय है, तो उसमें कितनी लघु बीजाणु धानियां दिखाई देंगी? 2। लेकिन यदि परागकोश द्विकोष्ठकीय है तो कितनी लघु बीजाणु धानियां दिखाई देंगी? 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आ गई बात समझ में सबके? ठीक है। तो यहां से इसको हटाओ। अब देखो ये हमने क्या करा। पहला पॉइंट क्या है? जब परागकोश की अनुप्रस्थ काटते हैं तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस परागकोश की अनुप्रस्थ काटनी है, काटते हैं तो। और यदि परागकोश एक कोष्ठीय है तो उसमें 2 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती है। एग्जाम्पल क्या है? जो मालवेसी कुल के पादप हैं। कौन सा कुल? ये आप लोगों ने 11th में पढ़े होंगे। मालवेसी कुल, सोलेनेसी कुल, ब्रेसिकेसी, कंपोजिटिव, ये बहुत सारे कुल आते हैं, वो आप लोगों ने 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो मालवेसी कुल के पादप है, मालवेसी कुल के पादप, मालवेसी कुल के पादप कौन से हैं? मालवेसी कुल के पादप कौन से हैं भाई? भिंडी, गुड़हल। मालवेसी कुल के पादप कौन से हैं? भिंडी, गुड़हल, कपास। आदि में एक कोष्ठीय पराग कोश होते हैं, अर्थात जब हम इनका अनुप्रस्थ काटते हैं तो इनमें 2 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं। आगे ना आप लोगों को बात समझ में? यदि हम इसका क्या करेंगे? अनुप्रस्थ काटेंगे तो इसमें कितनी लघु बीजाणु धानियां दिखाई देंगी? 2 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं। और जो द्विकोष्ठीय परागकोश होते हैं, और जो भी अदर प्लांट है आप लोग देख लेना, बहुत सारे प्लांट होते हैं, ठीक है ना। मतलब मालवेसी कुल को छोड़कर अगर क्रूसीफेरी, सोलेनेसी को लेते हैं तो इनमें द्विकोष्ठीय होते हैं। तो जो
द्विकोष्ठीय, जो द्विकोष्ठीय पराग कोश होते हैं, जो द्विकोष्ठीय पराग कोश होते हैं, उनमें 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। डायरेक्ट लिख देते हैं, पाई जाती है। आ गई ना आप लोगों के भी ये बात समझ में कि जो पुंकेसर का शीर्ष वाला भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, परागकोश। ठीक है, और ये जो परागकोश होता है वो एक कोष्ठ के भी होता है और द्विकोष्ठ के भी होता है। जो एक कोष्ठीय परागकोश है, यदि हम उसकी क्या करें, अनुप्रस्थ काटें तो क्या दिखाई देंगे हमें, 2 लघु बीजाणु धानियां। तो कौन से कुल के पादपों में होता है, इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, इसको याद रखना आप लोगों कि भाई कौन से कुल के पादप एक कोष्ठीय होते हैं, भिंडी मालवेसी कुल के पादप हैं। एग्जाम्पल पूछ ले तो भिंडी, गुड़हल, कपास, सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है आप लोगों के। तो एग्जाम्पल भी आप लोगों को मोस्टली कौन से याद करने हैं, जो आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक में है, यही आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो दिखाई देंगे 2, कहाँ गए 2, अनुप्रस्थ काटते हैं तो 2 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती है। और इसके अलावा कोई और पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या करोगे, 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, परागकोश के बारे में पढ़ा। अब हमें क्या करना है, इसका अनुप्रस्थ काटना है। और अनुप्रस्थ काटते हैं तो अनुप्रस्थ काटने पर हमें कितनी दिखाई देंगी, इसमें 4 परतें दिखाई देंगी। और वो 4 परतें कौन कौन सी होती है वो देखते हैं हम, ये आगे बात समझ में। ठीक है, हाँ तो डायग्राम सामने आएगी आप लोगों के। अब देखो इसमें आप लोगों को ये ओम जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, ये एक भाग और ये दूसरा भाग। ठीक है, इसको हम जोड़ दें तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको हम जोड़ दें तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लघु बीजाणुधानी ये रही, ये वाला भाग, एक लघु बीजाणुधानी ये रही, ये वाला भाग, और एक लघु बीजाणुधानी ये रही और एक ये रही। तो 4 लघु बीजाणुधानियां दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, इसका अनुप्रस्थ काटेंगे तो आप लोग देखोगे कि इसमें 4 लघु बीजाणुधानियां दिखाई देंगी। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, इस लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़नी, एक भाग का वर्णन पढ़ना है हमें। एक भाग का पढ़ लेंगे, चारों भाग वैसे ही होंगे। अब आप लोग देखो कि इसमें एक परत तो ये दिखाई दे रही है ऊपर वाली, डायग्राम थोड़ा बड़ा करना, इसमें दिख जाएगा। देखो अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हाँ देखो उसमें ऊपर ही ऊपर एक पतली लेयर सी दिखाई दे रही है। ठीक है, और इस पतली लेयर के नीचे की ओर आप लोग देखना एक और लेयर है, ये 2 लेयर हो गई। फिर इसके नीचे आप लोग आओगे तो बहुत सारा गुच्छा जैसा दिखाई दे रहा है, जहां ब्लैक 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 डायरेक्ट बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है ब्लैक, तो वो ब्लैक वाला भाग। उसके नीचे आप लोग देखो बहुत सारी संरचना, बहुत सारे गोले एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलेंगे मध्य परत, बहुत सारा है। फिर इसके बाद जो सबसे अंदर की ओर जो यहाँ की ओर आएगी वो संरचना, वो होगी टेपिटम की। तो मैं आप लोगों को डायग्राम के द्वारा भी हैंड रिटर्न डायग्राम बनाऊंगा, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मतलब आउटलाइन समझ गए ना आप लोग, क्या पढ़ना है हमें, ये एक भाग पढ़ना है हमें, ये एक कोना पढ़ना है। ठीक है, अब इसे एक कोने की संरचना का वर्णन करना है हमें, तो हेडिंग क्या डलेगी, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो हेडिंग क्या है, लघु बीजाणु धानी की संरचना। इस स्लाइड से और अच्छा फोकस चलेगा क्या, खराब हो जाएगा। लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, अब आप लोग समझ गए भाई लघु बीजाणुधानी की संरचना से मतलब क्या है हमारे पास।
मतलब क्या है हमारे पास लघु बीजाणुधानी की संरचना से? जब हम क्या करेंगे, जब हम परागकोश का परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो, अनुप्रस्थ काटते हैं तो, अनुप्रस्थ काटते हैं तो इसमें 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं। 4 लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं, जो अभी हमने डायग्राम में देखी थी ना, चारों की चारों, वो 4 लघु बीजाणुधानियां इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है। और जब इस लघु बीजाणुधानी में क्या होगा, जब लघु बीजाणुधानी में पराग कणों का निर्माण होने लगता है तो, किसका निर्माण होने लगता है? यहां पर पराग कणों का निर्माण होने लगता है तो इसमें 4 परतों का निर्माण होता है। कितनी परतें बनेंगी? 4 परतें बनती है। ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने एक आउटलाइन बना रहा हूं पहले। ये 1 2 3 4। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले भाग को पढ़ना है। तो इस वाले भाग को पढ़ना है तो इसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है। अब 4 परतें दिखाई देती है तो ये वाला भाग ही पढ़ना है अभी तो हम, ये वाला भाग, तो इसके लिए हमें 4 परतें दिखाई देंगी। अब वो चारों परतें मैं यहां बनाता हूं। ये होगी पहली परत। ये हो गई दूसरी परत। दूसरी परत पर कुछ रेशे पाए जाते हैं। अभी रेशों को क्या कहते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। फिर ये हो गई तीसरी परत। ध्यान से देखे जाना, नहीं तो सब काली काली लाइनें लगेंगी। ये तीसरी परत 3 लेयर में होती है। ठीक है। फिर ये सबसे अंदर की ओर बड़े आकार की और विशिष्ट कोशिकाएं। डस्टर, बैकग्राउंड तो ठीक दिखाई दे रहा है भाई? इस वाले परत को बोलते हैं हम बाह्य परत। जिसमें रेशे लगे हुए हैं उसको बोलते हैं हम अंतःचर्म। और जो ये 3 ट्रिपल लेयर है, ये तीनों लाइन लगा देता हूं मैं। ये ट्रिपल लेयर,
इसको बोलते हैं हम मध्य परत। ठीक है, और जो सबसे अंदर के और विशिष्ट आकार की कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं हम टेपेटम परत। ठीक है, तो ये चार परतें हमें किसमें दिखाई देंगी? जब हम लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काटते हैं। ठीक है, लघु बीजाणुधानी का इधर बैठा कर जो अच्छे से मेरे पर ध्यान नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो बैठा रहे। क्या करेंगे हम? लघु बीजाणुधानी का क्या करेंगे? जब हम इसका अनुप्रस्थ काटते हैं, ठीक है ना, तो हमें चार परतें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे बाहर की ओर ये रही बाह्य परत। ठीक है, जो लघु बीजाणुधानी है, इस लघु बीजाणुधानी में क्या होगा? लघु बीजाणुधानी में सबसे बाहर की ओर एकल परत के रूप में संरचना पाई जाएगी। ठीक है, एकल परत के रूप में जो संरचना पाई जाएगी सबसे बाहर की ओर, उस परत को हम क्या बोलते हैं? बाह्य परत कहते हैं। ठीक है, ये बाह्य परत क्या काम करती है? ये बाह्य परत करती है सुरक्षा का कार्य। इसका कार्य क्या हो गया? सुरक्षा का कार्य हो गया। आगे बात समझो। फिर इसके अंदर की ओर पाई जाने वाली एकल परत, मतलब ये भी एक ही लेयर में होगी, इसके अंदर की ओर पाई जाने वाली एकल परत को हम क्या बोलते हैं? अंतःचर्म कहते हैं। ठीक है, इस अंतःचर्म पर रेशे समान संरचना पाई जाती है। इस रेशे समान संरचना को क्या बोलते हैं? एल्फा सेल्यूलोज, मतलब एल्फा सेल्यूलोज के रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? एल्फा सेल्यूलोज के रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को? एल्फा सेल्यूलोज क्या पाए जाएंगे? इसमें रेशे पाए जाते हैं। अब देखो, जिस स्थान पर एल्फा सेल्यूलोज के रेशे नहीं पाए गए, जैसे यहां नहीं पाए गए, यहां नहीं पाए गए, यहां नहीं पाए गए, ठीक है, दिखाई दे रहा है डायग्राम में। तो जिस स्थान पर एल्फा सेल्यूलोज के रेशे नहीं पाए जाते हैं वहां की परत क्या हो जाती है? थोड़ी कमजोर हो जाती है। ठीक है, और जो भाग कमजोर होगा वो वाली परत ही क्या होती? वो वाली परत टूट जाती है। ठीक है, तो जो टूटती है उसको बोलते हैं हम स्फुटन रेखा। क्या बोलते हैं? स्फुटन रेखा, या इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ डिहिसेंस। क्या बोलेंगे इसको? लाइन ऑफ डिहिसेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ डिहिसेंस जो भाग है, इस भाग से ही क्या होगा? परागकण परागकोश से बाहर निकलता है। आगे बात समझ में? तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि परागकोश के किस भाग से परागकण बाहर निकलता है, तो कौन से भाग से निकलता है? लाइन ऑफ डिहिसेंस, या हम बोलेंगे स्फुटन रेखा वाले भाग से परागकण बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि ये वाला भाग कमजोर होता है, नमी पाकर ये टूट जाता है। और दूसरा क्यों नहीं टूटता? क्योंकि वहां पर एल्फा सेल्यूलोज के रेशे पाए जाते हैं जो उसको कठोरता प्रदान करते हैं। आगे बात समझ में? फिर अंदर की ओर आ जाओ। अंतःचर्म के अंदर की ओर ट्रिपल लेयर एक परत पाई जाती है। इस परत को क्या बोलते हैं हम? मध्य परत कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य परत कहते हैं। जो इसका कार्य, जो कुछ मात्रा में पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जो कुछ मात्रा में पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जो क्या करे? कुछ मात्रा में पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं करना है इसका कार्य, क्योंकि आप लोगों से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। परागकोश की कौन सी संरचना पराग कणों को पोषण प्रदान करती है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा टेपिटम। ठीक है, तो बोर्ड में ये वाला आंसर नहीं लिखना था, क्योंकि ये कुछ मात्रा में करती है। तो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। भाई आप लोग बोलो कि भाई इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है, इसका भी कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो कुछ ना कुछ कार्य क्या बता दिया मैंने? पोषण प्रदान करने का कार्य कुछ मात्रा।
ठीक है ना। लेकिन बोर्ड में ये वाली परत आप लोग नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि जो मेन काम मतलब जो मुख्य रूप से काम करते हैं उन्हीं का आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि पराग कोश के अंदर कौन सी संरचना होती है जो पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो कौन सी संरचना होती है, टेपिटम। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। बोर्ड में टेपिटम से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, टेपिटम के कार्य बताइए, वो 2 नंबर में आया था, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम 4 परतों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चारों परत के बारे, हाँ 3 परत हो गई। सबसे अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर बड़ी व विशिष्ट आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये बड़े आकार की भी हैं सबसे, और ये विशिष्ट कोशिकाएं भी हैं, ठीक है ना। विशिष्ट क्यों है, क्योंकि ये परिवर्तित हो रहे परागकणों को क्या काम करेंगी, पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो सबसे अंदर की ओर बड़ी व विशिष्ट आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या काम करती हैं, परिवर्धित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। परिवर्तित हो रहे परागकणों क्या काम करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और आएंगे टेपिटम में, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। पहले आप लोगों को डायग्राम के बारे में मैं लिखा देता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या बालक, नहीं है ना। तुझे समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं सोच रहा हूं। ये 4 परतें होंगी साहब। अब इन 4 परतों के बारे में लिख लेते हैं। वैसे बहुत लंबा चौड़ा काम है, आप लोगों को पीडीएफ दे देता हूं, लेकिन मैं लिखा देता हूं, क्या करूं। बाह्य परत, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। साफ दिख रहा है ना। चार परतों का निर्माण होता है। ये तो हो गया पहली परत, बाह्य त्वचा या अधिचा, बाह्य परत, अधिचार, ठीक है। वो अंतःचार में या अधिचार में, ठीक है सर। यह परागकोश में सबसे बाहर की ओर एकल परत के रूप में पाई जाती है। सबसे बाहर की ओर एकल परत के रूप में पाई जाती है, जो अन्य परतों की, जो अन्य परतों की सुरक्षा करती है, ठीक है। जो अन्य परतों क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है। नंबर 2, अंतःचार। अंतःचार, ठीक है। यह पराग कोश में सबसे बाहर वाली परत के अंदर की ओर पाई जाती है। यह भी एकल परत के रूप में होती है। इस परत की कुछ कोशिकाओं पर अल्फा सेल्यूलोज के रेशे
पाए जाते हैं। अल्फा सेलुलोज के रेशे पाए जाते हैं जो परत को कठोरता प्रदान करते हैं, जो परत को कठोरता प्रदान करते हैं और जिस स्थान पर अल्फा सेल्यूलोज के रेशे नहीं होते हैं, जिस स्थान पर अल्फा सेल्यूलोज के रेशे नहीं होते हैं उस स्थान से परागकण बाहर निकलते हैं। इस स्थान को स्फुटन रेखा या लाइन ऑफ डिसेंस कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ डिसेंस कहते हैं। तीसरी है मध्य परत। यह अंतःचर्म के अंदर की ओर 3 परत के रूप में पाई जाती है, 3 परत के रूप में पाई जाती है और यह कुछ मात्रा में पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। लास्ट परत टेपिटम। ए बी सी डी 3 नंबर 4 कौन सी परत आएगी अब? टेपिटम। लघु बीजाणु धानी में सबसे अंदर की ओर, लघु बीजाणु धानी में सबसे अंदर की ओर बड़ी व विशिष्ट आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बड़ी और विशिष्ट आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें टेपिटम कहते हैं। यह टेपिटम परिवर्धित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यह टेपिटम मुख्य रूप से परागकणों को
पोषण प्रदान करता है। मुख्य रूप से ये हो गया, ठीक है। और ये जो टेपिटम है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है टेपिटम? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है स्त्रावी टेपिटम और एक होता है अमीबीय टेपिटम। कौन सा होता है? एक स्त्रावी और अमीबीय। ये अमीबीय और ये स्त्रावी टेपिटम। अब इन दोनों में भी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सी लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप लोगों से बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि परागकण अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। वो कौन से रासायनिक पदार्थ के कारण अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो उस रासायनिक पदार्थ का नाम पूछा गया था। तो वो जो रासायनिक पदार्थ है, अभी नाम बताऊंगा मैं, स्पोरोपोलेलीन, ठीक है ना। तो ये जो रासायनिक पदार्थ है वो इस अमीबिया टेपिटम के द्वारा ही स्त्रावित होता है। किसके द्वारा स्त्रावित होगा? अमीबिया टेपिटम के द्वारा स्त्रावित होता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को अमीबिया टेपिटम। दूसरा जो है स्त्रावी टेपिटम, तो ये जो स्त्रावी टेपिटम है तो ये क्या काम करेगा? ये पोषक पदार्थों का स्त्रवण करता है। किसका स्त्रवण करता है? पोषक पदार्थों का क्या करता है? स्त्रवण करने का कार्य करता है। तो पोषक पदार्थों का स्त्रवण करेगा तो इससे क्या होगा? परागकणों को पोषण प्राप्त होगा। तो ये अमीबिया टेपिटम तो रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण करता है और ये पोषक पदार्थों का स्त्रवण करता है। तो यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के डायरेक्ट एक एक लाइन में। स्पोरोपोलेनीन पदार्थ का स्त्राव। ये तो स्पोरोपोलेनीन रासायनिक पदार्थ का स्त्राव करेगा, ठीक है। और स्त्रावी क्या करेगा बताओ? पोषक पदार्थों का स्त्रवण करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये आप लोगों के कंप्लीट हुआ। अब इसमें पढ़ना है हमें बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन। एक तो ये बताना है स्पोरोपोलेनीन, वो आप लोगों को पता चल ही गया है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था टेपिटम के कार्य बताइए। तो अब हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद टेपिटम के कार्य पढ़ने हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक बार इसका रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा याद हो जाएगा। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो ही जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ध्यान से सुनो, वापस इधर देखो सब, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, पराग कोष का अनुप्रस्थ काटते हैं। तो जैसे ही पराग कोष का अनुप्रस्थ काटा जाएगा तो कितनी लघु बीजाणुधानियां दिखाई देंगी? 4 लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती है। आगे बात समझ में। यदि पराग कोष एक कोष्ठ के है तो कितनी लघु बीजाणुधानियां दिखाई देंगी? 2 लघु बीजाणुधानियां। और कौन से पादप में दिखाई देंगी? मालवेसी कुल के पादप में। मालवेसी कुल के पादप कौन से थे? भिंडी, कपास और गुड़हल। याद रखा करो, भिंडी, कपास और गुड़हल इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एग्जाम में आई हुई है इसलिए याद रखा करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे ही जब क्या बोलते हैं पराग कोष में पराग कणों का परिवर्धन हो रहा होता है तो उस समय लघु बीजाणुधानी में 4 परतें दिखाई देंगी। कितने परतें दिखाई देंगी? 4 परतें दिखाई देंगी। ये रही सबसे बाहर की परत। सबसे बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं? बाह्य परत, या क्या बोलते हैं हम? अधिचर्म कहते हैं, ठीक है। ये अधिचर्म क्या काम करेगी? ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। क्या काम करेंगी? ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। कितनी परत के रूप में होंगी? ये एकल परत के रूप में पाई जाती है। फिर इसके अंदर की ओर कौन सी परत होगी? अंतःचर्म होती है। ये भी कितनी परत के रूप में होती है? एकल परत के रूप में होती है। इसकी कुछ कोशिकाओं पर किसके रेशे पाए जाते हैं? अल्फा सेल्यूलोज के रेशे पाए जाते हैं, जो इसको क्या काम करते हैं? कठोरता प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ स्थान पर अल्फा सेल्यूलोज के रेशे नहीं होते हैं, तो वहां की कोशिकाएं नमी पाकर नष्ट हो जाती है और उस स्थान से परागकण परागकोष से बाहर आ जाते हैं। उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? स्फुटन रेखा या लाइन ऑफ डिहिसेंस कहते हैं। आगे बात समझ में। फिर इसके अंदर की ओर
जो ट्रिपल लेयर के रूप में कौन पाया जाएगा, मध्य परत पाई जाती है, जो कुछ मात्रा में क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। सबसे अंदर की ओर बड़ी और विशिष्ट आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या काम करती हैं, पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हम टेपिटम कहते हैं। टेपिटम कितने प्रकार का बताया गया है, दो प्रकार का, एक तो अमीबीय और एक स्त्रावी। अमीबीय टेपिटम क्या काम करेगा, एक रासायनिक पदार्थ का स्त्राव करता है, उस रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं हम, स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, जो क्या काम करता है, पराग कणों की लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और फिर इसके बाद दूसरा स्त्रावी टेपिटम, ये क्या काम करेगा, पोषक पदार्थों का स्त्रवण करता है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेपिटम के कार्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितना टाइम हुआ बालक, 41 मिनट। तो टेपिटम का कार्य कंप्लीट कर देते हैं, ये क्लास कंप्लीट करेंगे फिर। ये डायग्राम तो सबको दिख रहा है ना भाई, ये डायग्राम फिर काम आएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना एक बार और। जब तक हम क्या पढ़ लेते हैं, टेपिटम के कार्य पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ने वाले हैं हम। ये चारों परत से परागकण, अभी बोला ना परागकण बनेंगे, यहाँ पर परागकण कैसे बनेंगे वो पढ़ने वाले हैं प्रोसेस। तो उसके पहले हम, अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो मैं मिटाता नहीं इसको, लेकिन अपने पास सुविधा नहीं है, बिना सुविधाओं के अभाव में पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सुविधाओं के अभाव में समझते हो ना, जो तपेगा वही सोना बनेगा। तो आप लोगों को तो ज़्यादा तपना पड़ेगा औरों की अपेक्षा, तो आप लोग जल्दी सोना बनोगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं टेपिटम के कार्य, तो हेडिंग डाल लेते हैं, टेपिटम के कार्य। पहला कार्य तो सबको पता चल गया होगा, क्या कार्य है पहला, हाँ, परिवर्धित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। कौन करता है, टेपिटम। तो पहला कार्य तो लिख ही लेते हैं हम, यह परिवर्धित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य, यह परिवर्तित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। पहला कार्य, किसी को कोई दिक्कत है क्या, पहले भी मैंने बता दिया है, बार बार में बताना भी ठीक नहीं होता है। तो पहला कार्य तो आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा कार्य किसी को याद है क्या, अभी तो मैंने बताया था, जो टेपिटम होता है, टेपिटम होता है वो तो मैं बोल रहा हूँ बेटा टेपिटम के द्वारा स्पोरोपोलेनिन, याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन रासायनिक पदार्थ का स्त्राव होता है, जो क्या काम करता है, जो पराग कणों की लंबे, जो पराग कणों की लंबे समय तक सुरक्षा पर, जो पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, जो पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। दो काम तो ये हो गए, इसके अलावा तीसरा कार्य एक और याद रखना है आप लोगों को, ये जो टेपिटम है ना, ये एक पदार्थ का स्त्राव करता है, रासायनिक पदार्थ का स्त्राव तो करता ही है, इसके अलावा ये क्या काम करेगा, ये पोलन किट का आवरण बनाता है। किसका आवरण बनाता है, पोलन किट, टेपिटम पोलन किट
का आवरण परागकण के चारों ओर बनाता है। ठीक है, ये पोलन किट, ये वर्ड यहाँ याद रखना है, ये वर्ड यहाँ याद रखना है, और ये वर्ड यहाँ याद रखना है। ठीक है, पोलन किट का आवरण बनाता है। आगे बात समझ में। अब देखो ये पोलन किट क्या काम करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ये तो होता है स्त्री केसर। क्या होता है? ये स्त्री केसर। फिर आप लोगों को बताया था कि स्त्री केसर श्लेष्मा नामक पदार्थ पाया जाता है, बताया था अभी आप लोगों को। ठीक है, ये श्लेष्मा नामक पदार्थ क्या काम करता है बताओ? पराग कणों को चिपकाने का कार्य करता है, यही तो बताया था। लेकिन सपोज करो कि धूप के कारण, तेज धूप के कारण ये श्लेष्मा सूख गया, मतलब नष्ट हो गया। अब परागकण चिपकेंगे? नहीं चिपकेंगे। चिपकेंगे। क्यों चिपकेंगे? क्योंकि यहां पर क्या पाया गया? पोलन किट नामक टेपिटम पोलन किट का आवरण परागकण के चारों ओर बनाता है, जो पराग कणों को, डायरेक्ट लिखता हूं, वृत्तिकाग्र पर चिपकाने का कार्य करता है। आगे ना बात समझ में। अगर श्लेष्मा नष्ट हो जाए तो ये पोलन किट इसका काम कर देगा। ठीक है, चौथा काम एक और लिख लेते हैं। इसके द्वारा क्या है? टेपिटम के द्वारा, टेपिटम के द्वारा याद रखना है ये भी। अभी बताऊंगा काम का आएगा। केलोज, केलोज नहीं केलेज, केलेज एंजाइम का स्त्राव होता है, जो केलोज परत को नष्ट करता है। किसको नष्ट करेगा? केलोज परत को नष्ट करता है। ठीक है, बंद हो गया क्या? हो गया? तो टेपिटम के द्वारा क्या होगा? केलेज एंजाइम का स्त्राव होगा, और ये केलेज एंजाइम क्या काम करता है? केलोज परत को नष्ट करता है। ठीक है, अब ये केलोज परत कहाँ नष्ट होगी, कैसे टूटेगी, अभी मैं थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूं। मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी डायरेक्ट याद कर लो आप लोग कि टेपिटम के द्वारा केलेज एंजाइम का स्त्राव होगा। एक और लास्ट पॉइंट लिख दो इसमें, टेपिटम के द्वारा, टेपिटम के द्वारा यूबिस कण का निर्माण होता है, और ये यूबिस कण क्या काम करते हैं? स्पोरोपोलिन का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में। तो आप लोगों को इतना सारी रामायण तो याद करने की जरूरत नहीं है, 4 वर्ड याद रखने। पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, स्पोरोपोलिन का निर्माण करता है, पोलन किट का निर्माण करता है, केलेज एंजाइम का निर्माण करता है, और यूबिस कण का निर्माण करता है। तो ऐसे ट्रिक से याद करना आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं तुम रटने बैठ जाओ लाइन लाइन, ऐसा नहीं है कुछ ना। ठीक है ना, ऐसा करने से याद भी नहीं होगा। ये वर्ड याद रख लेना, जिसमें आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे। ठीक है।